अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम पॉइंट ऑफ व्यू के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान शहरबानो मुशर्रफ। नाजरीन, सियासत में बहुत ज़्यादा हलचल पाई जा रही है। हम देख रहे हैं कि सेनेट इलेक्शन के बाद पीडीएम लॉन्ग मार्च पे भी आने वाली है। इसी हवाले से बात करने के लिए मेरे साथ मेरे मौजूद पैनल में मौजूद हैं मियाँ अब्दुल वहीद जो कि तज्जियाकार हैं, साथ साथ मेरे साथ मौजूद हैं फवाद रसूल सर जो कि रहनुमा PTI हैं, साथ साथ मेरे साथ मौजूद रहेंगे मियाँ तारिक महमूद जो कि रहनुमा मुस्लिम लीग नून है। आप सबका शुक्रिया अदा करती हूँ और आपको अपने प्रोग्राम में खुशामदीद करती हूँ और यही कहती हूँ कि आप लोगों ने मेरे लिए टाइम निकाला। सर, आप सबका बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं मियाँ अब्दुल वहीद सर से जानना चाहूँगी। सर देखें, आप तो तज्जियाकार हैं, आप बताएं कि पीडीएम का नेक्स्ट लाएअमल क्या होगा। लॉन्ग मार्च की उन्होंने ठानी तो हुई है लेकिन इस्तीफों का मामला भी बीच में आ रहा है, आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया बेटा आपका, आपने मुझे मदद किया है इस प्रोग्राम में। और बात यह है कि पीडीएम ने का बड़ा वाज़ेह एक एजेंडा है जिस पे वो काम कर रही है कि वो गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ जो ऐसे इक़दामात जो गैर जमहूरी हैं वो अपोज़ कर रही है और ये उसका काम है। अब उसके अंदर ज़ाहिरी बात है कि उसके पास जो आइन ने इख्तियारात दिए हैं उसके तहत वो भी ये चाहते हैं कि हम अपना एक आइनी और जमहूरी हक़ को इस्तेमाल करते हुए हम गवर्नमेंट को एक टफ़ टाइम दें। अब इस वक्त जो चूँकि सूरत हाल ये हुई है कि आपके सेनेट के इलेक्शन हुए हैं और सेनेट के इलेक्शन के अंदर जिस तरह से गवर्नमेंट के ऊपर ये इसका प्रेशर आया, बल्कि वो जीती है और वो जीतने के बावजूद भी उसका प्रेशर गवर्नमेंट के ऊपर आया है। वजह ये हुई है कि कुछ मेंबरान के जो उनके वोट थे और गवर्नमेंट ने उनके वोटों को रिजेक्ट करवाया है और वो ये इल्ज़ाम है अपोजिशन की तरफ से गवर्नमेंट के ऊपर कि ये हमारा मैंडेट को इन्होंने चोरी किया है जो कि सेनेट का था। और क्योंकि वाज़ेह बर्तरी जो थी वो अपोजिशन के पास थी और उसको अब गवर्नमेंट ने चेंज करके अपना चेयरमैन सेनेट को ले आए हैं। तो अब गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ जो है अपोजिशन वो ये चाहती है कि इसको चलता किया जाए। 2 3 4 तरीके हैं जिसके तहत इनको, एक तो ये है कि विद इन हाउस आप ऐसा करें कि गवर्नमेंट के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस क्या वो नहीं, वो गवर्नमेंट के नहीं, वो ले लिया लेकिन अपोजिशन की तरफ से भी वो आ सकता है, तहरीक आनी बाकी है। ये तो उन्होंने ले लिया इत्तेमाद का वोट, लेकिन वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की अगर गवर्नमेंट के खिलाफ तहरीक आती है तो मोस्टली ये होती है कि वो उसमें सोच रहे, मोस्टली ये होती है कि गवर्नमेंट के खिलाफ ये तरीके कामयाब नहीं हुआ करती। लेकिन चूंकि एक मजबूत अपोजिशन है और उनको ये बड़ी है कि हम इससे ख़ास तौर पर इसमें पीपल्स पार्टी ये चाहती है और मौलाना फजल रहमान साहब उसमें ये चाहते हैं कि हम जो है इसको असम्बलियों से ये इस्तीफे दे दें और फिर रोड पे आएंगे और फिर उसकी ज़्यादा अफादियत होगी। अब अगर आप असम्बली के अंदर रहते हुए, और ये उस वक़्त इमरान खान साहब ने भी यही किया था कि उन्होंने इस्तीफे दे दिए थे, लेकिन उस वक़्त की जो गवर्नमेंट थी उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किए थे और उन्होंने कहा था कि भाई आपको जो है आप कंटेनर पे ज़रूर बैठे और गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ आप जो करना चाहते हैं वो करें। उनको जो है फ्री हैंड दिया गया था और उन्होंने वो किया एहतजाज गवर्नमेंट के ख़िलाफ़। अब ये अपोजिशन जो है वो उसके अंदर से भी जो पीपल्स पार्टी है उसकी वो कुछ और राय है और PMLN की उस पे राय कुछ और है। मौलाना फजल रहमान साहब की भी कोई मिलती जुलती है राय PMLN के साथ कि ऐसा कर लिया जाए। चूँकि पीपल्स पार्टी का ये उनका कहना ये है, चूँकि उनके पास एक सूबे में गवर्नमेंट है, अब अगर वो ये दे जाते हैं, इस्तीफे दे जाते हैं तो वो सिंध से जो गवर्नमेंट से उनको हाथ धोना पड़ता है, वो इसके लिए तैयार नहीं है ज़हनी तौर पे, मैं जो समझता हूँ। तो हाँ, अब ये है कि अगर किसी एक पॉइंट पे अपोजिशन, मुझे उम्मीद तो है ये आगे चल के किसी एक पॉइंट पे ये इकट्ठे हो जाएंगे। एक मजबूत अपोजिशन का होना भी मैं समझता हूँ कि मुल्क की बेहतरी के लिए अच्छा होता है। और हुकूमत ने क्योंकि हुकूमत ने जो इक़दाम ऐसे करे और फिर उसको अगर कोई अपोजिशन उसको अपोज ना करे तो फिर वो गवर्नमेंट जो है वो मनमानी करती चली जाती है।
तो ये इसके लिए जो आप एक अपोजिशन का जो रोल है और मजबूत रोल, वो इस मुल्क की बेहतरी के लिए मैं समझता बड़ा खुश आइंदा है। ठीक है, फवाद रसूल साहब आपसे जानना चाहूंगी, मरीम नवाज ने एक बयान भी दिया, उन्होंने कहा है कि जब तक हुकूमत घर नहीं चली जाती मैं बाहर नहीं जाऊंगी, और अगर मुझे गिरफ्तार कर लेते हैं तो नवाज शरीफ साहब जो हैं वो अपनी क़यादत करेंगे नून लीग सरकार की, यानी उनकी पार्टी की। तो आप क्या देखते हैं कि पीडीएम की जो तहरीक आने वाली है, मरीम नवाज का ये बयान आया है, क्या वो आप लोगों की हुकूमत को गिराने के लिए ही मुत्तहिद हुए हैं? क्या वो आवाम के लिए नहीं मुत्तहिद हुए हुए, जो उनके बकौल है कि हम चाहते हैं कि महंगाई कम हो और ये सब चीज़ें लेवल जो है डाउन हो जाए, पाकिस्तान को बचाया जाए? आप क्या कहते हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया आपका कि आपने इस देखें ये तो मरीम नवाज़ का बयान है, तो मरीम नवाज़ के स्पोक्स पर्सन ही बेहतर बता सकते हैं कि उनके पीछे सोच क्या है। लेकिन जो ज़ाहिरी तौर पे नज़र आ रहा है, ज़ाहिरी तौर पे तो अभी तक मरीम नवाज़ क्या पूरी नून लीग ने आज तक कोई ऐसी एजिटेशन नहीं की जिससे साबित हो कि वो महंगाई के ख़िलाफ़ एहतजाज कर रहे हैं, वो हुकूमती पॉलिसियों के ख़िलाफ़ एहतजाज कर रहे हैं। वो तो सिर्फ और सिर्फ अपने अब्बा जान को बचाने के ऊपर एहतजाज कर रहे हैं, और उसी के ऊपर है वो चंद शुरफा जो उनके साथ हैं भी शामिल भी हैं, वो मजबूरी के तहत शामिल हैं क्योंकि उनकी पार्टी का हिस्सा हैं। तो वो या मियाँ साहब भी बैठे हुए हैं, तो ये तो मजबूरी के तहत क्योंकि पार्टी का हिस्सा है तो उनको सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन असल में जो अगर वाकई अगर हुकूमत के खिलाफ कोई तहरीक चलानी थी, तो मैं समझता हूँ अगर आप समझते हैं कि महंगाई बहुत ज़्यादा है तो महंगाई के ऊपर तहरीक चलानी चाहिए थी। और वो जो पहली वाली बात थी आपकी कि वो सूबों के अंदर ये जो सेनेट के इलेक्शन की बात थी, तो सेनेट के इलेक्शन में बड़ी मैं समझता हूँ कि ये अभी मियाँ साहब ने बात की कि हुकूमत का कैंडिडेट हुकूमत का जो है, ये पहली बात तो यह है कि हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सपोर्ट किया है। सादिक संजरानी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नाम मेंबर हैं, नाम वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इत्तेहादी जमात है, और हमने बड़े बैलेंस के साथ चला है। और मैं समझता हूँ कि ये अपोजिशन जमातों को सोचना चाहिए कि उनके अपने बंदों ने शायद वोट दिया हुआ उनको, क्योंकि वो छोटे सूबे से जब कोई बंदा नुमाइंदगी के लिए आएगा तो उस सूबे के लोग अपने बंदे को प्रेफरेंस देते हैं। मैं समझता हूँ ये भी एक शायद सोच हो सकती है कि बलोचिस्तान के लोगों ने उनको वोट दिया हो, और पीटीआई ने सपोर्ट इसलिए किया है कि वो छोटे सूबे से हैं ताकि छोटे सूबों की नुमाइंदगी बेहतर अंदाज में आए। हफीज शेख को लाने का क्या मामला था? आपने यूसुफ रजा गिलानी के मुकाबले में उन्हें क्यों खड़ा किया? देखिए जी, जो हफीज शेख को उन पे कोई एतमाद जाहिर ही नहीं कर रहा था। बात यह है कि एक प्राइम मिनिस्टर का फैसला है, पार्टी के सरबराह हैं, उन्होंने जिस अंदाज से सोचा, जिस अंदाज से किया, वो उनकी वो बेहतर सोच थी। उसके जब हमने कैंडिडेट लॉन्च कर दिया तो अब उसके ऊपर हम उसको विड्रॉ नहीं कर सकते। हम उसको लॉन्च कर दिया, ठीक है, हम उसको इंशाल्लाह वो दोबारा वो असेंबली का हिस्सा बनेंगे। ठीक है, हफीज शेख के ऊपर एतमाद का इजहार काफी पीटीआई की क़यादत में से भी लोगों ने नहीं किया, अरकान ने नहीं किया, तो आप लोगों ने अपना फैसला क्यों नहीं बदला? क्यों नहीं इमरान खान साहब को आप लोगों ने तजावीज़ दी? देखें जी, उसमें मैं फिर आपको बताऊं कि हर जमात के अंदर कुछ अनासर ऐसे होते हैं जो बिक जाते हैं। हर जमात के अंदर है, हमारे अंदर भी होंगे। हमारे अगर लोगों ने अगर पैसे लेके वोट दिया है तो वो ठीक है, हम उसका एहतसाब कर रहे हैं, इंशाल्लाह उनको निकालेंगे पार्टी से। हमने इससे पहले भी, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही की रवायत है, जिसने ये पहले भी हमारे अपने 20 जो MPs थे उनको फारग किया था, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही की रवायत है। बाकी जमातों में सिर्फ बातें ही हैं, रवायात कोई नहीं। सर ये बताएं कि जो इमरान खान साहब ने अदम एतमाद का वोट लिया वो किस लिए किया? क्या आप लोग काली भेड़ों को ढूंढ रहे हैं? देखें जी, वो तो इसलिए किया कि ताकि ये जो जितने भी नाकदीन जो उसके ऊपर तबसरे कर रहे थे उनको पता लगे कि आज भी प्राइम मिनिस्टर की ग्रिप है असेंबली के ऊपर। ऐसी बात नहीं है, प्राइम मिनिस्टर एज ए खुद जो है उनके ऊपर सबको एतमाद है, और इंशाल्लाह प्राइम मिनिस्टर ही के एतमाद के ऊपर आज पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इकट्ठी है और पाकिस्तान इत्तेहादी जमातें साथ हैं उसके। और इंशाल्लाह इमरान खान साहब की क़यादत में ही जो बेहतरी आएगी इस मुल्क के अंदर आएगी, और वो इंशाल्लाह आने वाला वक्त बताएगा आपको कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस मुल्क के लिए, इस अवाम के लिए बहुत कुछ करेगी, और उसने तो किया भी है। बताएगा, अल्लाह आपकी मदद करे। हम तो चाहते हैं कि हमारे मुल्क के लिए आप सियासतदान जो है कुछ करें और पाकिस्तान कुछ अच्छा ही कुछ देके जाएं। अब मेरा सवाल आपसे मियां तारिक महमूद साहब के हुकूमत की जानिब से आप लोगों को कहा गया है, आप लोगों के साथ ये कहा गया कि आप जो है लॉन्ग मार्च की बजाय मुज़ाकरात को तरजीह दें। हुकूमत ने आप लोगों की पेशकश की है, तो आप लोग क्या करने वाले हैं? इस पेशकश को कैसे लेंगे? शुक्रिया। मैं आपसे ये गुजारिश करता हूँ कि हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और जी, ये हुकूमत वक्त कोई भी मुल्क का वज़ीर आज़म हो, उसको ये तरीक़ाकार जो वज़ीर आज़म साहब ने लिया हुआ है, मेरे ख़्याल में इस वक्त इस पूरी दुनिया के जितने वज़ीर आज़म है किसी का नहीं है। जी। हर वक्त हम इस तरह जीतेंगे, हम इस तरह करेंगे, हम अपोजिशन को जेलों में देखना चाहता हूँ। अब देखें, 3.25 साल का अरसा गुजर गया, किसी से एक पैसा इन्होंने वसूल किया? किसी की करप्शन साबित हुई?
ये नैब को एक अदारा था, उसको तबाह किया, जलील किया, अपनी मर्जी से इस्तेमाल किया। जब ये सियासतदानों के साथ एक तो इस तरफ आ जाए, दूसरी बात मैं कहता हूँ छोड़ दें इन बातों को, हमारे साथ ये चलता रहे, कोई फ़र्क नहीं। क्या आज मुल्क में महंगाई नहीं है? क्या महंगाई का कोई सलूशन है? क्या आने वाले वक्त में, आज जो मैंने सुबह डान में देखा, ये कहते हैं दिसंबर तक 2 दफ़ा बिजली के टैरिफ बढ़ाए जाएंगे। अगर बिजली के टैरिफ ये बढ़ाएंगे तो क्या ये कहते हैं, ये भी PMLN ने टैरिफ बढ़ाने के लिए इन्हें कहा था? आप सोचिए, ये देखते सोचते ही नहीं बात करते हुए। ये वो इमरान खान साहब हैं जो कंटेनर के ऊपर खड़े होके 8 रुपए का यूनिट का बिल चला रहे थे, कहते थे कि मत दो बिजली के बिल। आज कोई नहीं कह रहा, अपोजिशन बड़ी, मैं समझता हूं कि बड़ी दिल वो मुल्क की खैर खा है। ये तो वो थे जो मुल्क को खाना जंगी की तरफ लेके जा रहे थे, अब भी लेके जा रहे हैं। सोचने वाली सिर्फ बात यह है कि जब तक मुल्क के अंदर महंगाई कंट्रोल नहीं होगी, एक आम आदमी को इंसाफ नहीं मिलेगा, एक किसी बेरोजगार, किसी बूढ़े आदमी को, किसी खातून को जिसका डिलीवरी का केस हो, वो बगैर पैसों के अस्पताल से अपनी मेडिसिन लेके आ जाए या चेक करा के आ जाए, उस वक़्त तक ये समझे कि बेहतरी कौन सी बेहतरी। इन्होंने तो बेहतरी का ख्वाब भी देखा था, बेहतरी तो करना ही नहीं आए थे। आप देखें कितनी बड़ी कैबिनेट है इस मरकज़ में, इन्होंने किसी जगह पे नहीं सोचा कि हम इस मुल्क की बेहतरी के लिए सोचें। और आप अगर दूसरी दफ़ा देखें, जिस तरह इन्होंने पहले इस सूबे में हुकूमत बनाई, कौन हेलीकॉप्टर के ऊपर बंदे लेके आता रहा? कौन थे लोग? कभी इन्होंने लोगों को अपने, आज तक ये सोचा भी नहीं कि लोगों को अपना हक राय दही इस्तेमाल करने दें। अगर आप सेनेट की बात करते हैं, मैं सिर्फ ये गुजारिश करता हूँ, सबसे पहले वावेला इन्होंने किया, इन्होंने बातें की कि लोग बिक जाते हैं, फिर बिके हुए लोगों से ये इन्होंने एतमाद का वोट हासिल किया। ये वही लोग थे ना जिन्होंने यूसुफ रज़ा गिलानी को वोट डाले थे। ना वो देखना चाहे काली भेड़ें कौन सी हैं, वो काली भेड़, अब तो साबित हो गया ना कि इमरान खान साहब काली भेड़ों के सार के ऊपर हुकूमत कर रहे हैं। ये तो इन्होंने साबित किया ना, जो पार्टी में से उनको दगा दे रहे हैं। मैं कहता हूँ वो काली भेड़ें थी तो उनसे फिर एतमाद का वोट लेने की क्या जरूरत थी? ये तो बात वाजिया होगी कि ये जो कहते थे कि हम जी इसको गलत समझते हैं, इसको सही समझते हैं, ये इन्होंने साबित कर दिया। इनके नजदीक वो सही है जो ये करें, जो दूसरे करें वो गलत है। इसलिए ये जो इलेक्शन की बात हुई, मैं आपसे ये गुजारिश करता हूँ, क्या इन्होंने जो इलेक्शन कमीशन के खिलाफ आज बातें की हैं, कल की हैं, उससे पहले की हैं, क्या मैं आपको सिर्फ ये गुजारिश करता हूँ, कुछ बातों का मुझे ज़ाती तौर पर इल्म है, मैं आपसे ये गुजारिश करता हूँ, क्या क्वारपिया गुजरांवाला का काम था कि वो इन्हें इलेक्शन जिताए? क्या DC गुजरांवाले का काम था वो इलेक्शन जिताए? क्या AC डस्का का काम था वो इलेक्शन जिताए? क्या DSP का काम था इन्हें इलेक्शन जिताए? क्या जब जो रिटर्निंग अफेसर थे वो अगवा हो गए तो उस वक्त चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने फ़ोन किया IG को और उसने बड़ी देर के बाद फ़ोन उठाया, तो क्या जो उसने नोटिस लिया, जिन अफसरों ने इस में लापरवाही और किसी की साइड ली है, उनको ना ट्रांसफर किया जाता? ये समझते हैं हम गलत करें, सही करें, जो करें हम करें, हम इंसाफ को बिल्कुल ना नज़दीक से भी गुजरने दें। मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि आप सोचिए, इमरान खान साहब रोज़ स्पीच करते हैं, मैं फवाद भाई से कहता हूँ बड़े आराम से कोई बता दें जो उनका बड़ा बेहतरीन मनसूबा है जिसकी वजह से आज मुल्क तरक्की की तरफ जा रहा है, एक बता दें। देखें ये चले कहाँ थे, 100 दिन इन्होंने लिया था, 100 दिन के अंदर अंदर इन्होंने पाकिस्तान की तकदीर बदल लेनी थी। इन्होंने $200 अरब बाहर से ले आना था। ये इन्होंने तो कितने पैसे उधर जाके खुद यहां पाकिस्तान से दे दिए ब्राडशीट में। इन्होंने जितना नुकसान आज तक पाकिस्तान का किया है, पाकिस्तान इनको होते हुए मैं समझता हूं पाकिस्तान अफोर्ड नहीं कर सकता। ठीक हो गया, मैं फवाद रसूल साहब से जानना चाह रही हूं, आप क्या कहना चाहेंगे सर? अभी आपके सामने इन्होंने आपसे जी बिल्कुल, मैं मियां साहब आपके सामने है कि अभी देखें आप अगर पिछले 2 सालों का या 3 सालों का रिकॉर्ड चेक करें ना, तो पाकिस्तान के एनवायरनमेंट का, जो पाकिस्तान का एनवायरनमेंट है उसके अंदर बड़ी बेहतरी आई है। पाकिस्तान के अंदर ग्रीन प्रोग्राम था, उसके अंदर बड़ी तरक्की हुई है, पाकिस्तान के अंदर बेहतर एक उसका हुआ है। आप उसके ग्राफ चेक करें पिछले सालों के और इन 3 सालों के, आपको बेहतरी नजर आएगी। नंबर 1। नंबर 2, हमारा जो रियल मैनों में
लोगों को सपोर्ट करने का था, हमारा जो बैतुल माल का पर्ची था, ये जो एक इदारा यूटिलिटी स्टोर था जो बिल्कुल पिछली हुकूमतों ने उसको तबाह कर दिया हुआ था और तबाही के थाने पर था और अरबों रुपए का लॉस था, उसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दोबारा खड़ा किया है। जो पिछली हुकूमत के दौरान मैं इसहाक डार साहब के हरकतों की वजह से, इसहाक डार साहब की नालायकियों की वजह से, वो इदारा जिसमें इतने ज़्यादा मुलाजम हैं और उसकी पूरे पाकिस्तान में ब्रांचेज हैं, वो डूब चला था, लोगों को वहाँ पे तनख्वाहें नहीं मिल रही थी, आज उसको अपने पाँव पे खड़ा किया है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने खड़ा किया है। और वहाँ पे इसी तरह बहुत से और भी इदारे, मिसाल के तौर पे पाकिस्तान ने एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर बहुत सी तब्दीली लेके आए हैं और हेल्थ डिपार्टमेंट के अंदर लोगों को हेल्थ कार्ड दिए हैं। आप आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों की तरफ हम जाते हैं। आप किसी एक आ जाए, पाकिस्तान इस हुकूमत ने बहुत अच्छे काम किए हैं और इंशाल्लाह और भी करते जाएंगे, लेकिन क्योंकि इतना ज़्यादा जब बर्डन होता है, फाइनेंशियल बर्डन था और फिर ऊपर से कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया को अफेक्ट किया। आप देखें कि पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जिसने कोरोना के अंदर सर्वाइव किया, नहीं तो ऐसे तरक्की पजीर मुल्क जो हैं वो इस आप अपना ग्राफ उठा के देखें, हमारी एक्सपोर्ट का ग्राफ उठा के देखें, हमारी एक्सपोर्ट का लेवल बढ़ा, हमारी इंपोर्ट का लेवल कम हुआ, ये इसी हुकूमत ने किया है। इसी हुकूमत के अंदर आज टेक्सटाइल सेक्टर बड़ा बढ़ोतरी की तरफ जा रहा है। आप ये बात ना करें कि कोई तब्दीली नहीं आई। ये आज के बिजनेसमैन को देखें, आप जाएं सियालकोट में, आप जाएं फैसलाबाद में, वहाँ से किसी ताजरों से पूछें, वहाँ के मजदूर से पूछें जिनको रोज़गार मिल गया, जो 2-2 साल से बेरोज़गार थे, 4-4 साल से बेरोज़गार पड़े हुए थे, लोगों की मशीनरी अपना फारग पड़ी हुई थी, आगे से एक्सपोर्ट ऑर्डर्स नहीं थे, तो आज एक्सपोर्ट बहुत बेहतर जा रही है, इंपोर्ट के अंदर कमी आई है। तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बेहतर पॉलिसीज़ की वजह से ऐसा हुआ है और लोगों को नेटवर्क पे लाए हैं। यहाँ पे जो काला धन था उसके ऊपर काफ़ी कंट्रोल किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, लोगों को टैक्स नेटवर्क में लेके आए हैं। अब चीज़ें मियाँ साहब ऐसा ही है, अब ऐसा अलादीन का चिराग तो नहीं है ना, हमारे पास को पूरा करप्शन माफिया है कि जिसकी बेस पे हम चाहें तो डॉलर का रेट कंट्रोल कर लें आर्टिफिशियली। हमारे पास वो वाकई उस तरह के लोग नहीं हैं। वो इस तरह के लोग मुख्तलिफ बाकी जमा पीपल्स पार्टी के पास और नून लीग के पास थे कि उनके ड्राइवरों के अकाउंट में से अरबों रुपये निकल आता था, उनके मुलाजमों के पास, मालियों के पास से अरबों रुपये निकल आता था। तो ये चीज़ें आपके सामने हैं, आप इस चीज़ के गवाह हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन आइंदा आने वाला वक्त आपको और इससे ज़्यादा बेहतरी की तरफ जाएंगे। इस मुल्क के अंदर तो लोगों को रोज़गार मिलेगा इस मुल्क के अंदर, क्योंकि आपके सामने मैं बताया कि फिर ये जिस प्रॉब्लम को आज भी हम फेस कर रहे हैं, आज फिर कोरोना वायरस का बहुत ज़्यादा इफेक्ट आया हुआ है पूरे दुनिया पे, पाकिस्तान भी उसकी लपेट में है। तो हम इस वक्त हुकूमत के साथ खड़े हों। मेरी आपसे गुजारिश है कि आप अपनी जमात को समझाएं और उनको कहें कि किसी बेहतरी की तरफ चलें। ये अगर वाकई को दर्द दिल रखते हैं तो वो मिल बैठे या कम अज़ कम सड़कों पे आए। सड़कों पे तो 50 बंदे नहीं आते नून लीग के पास से, ना पीपल्स पार्टी के पास से 50 बंदे आते हैं। पार्टी के रहनुमाओं के आपने इनके मौक़िफ़ सुने, वो कह रहे हैं कि हमने पॉलिसीज अच्छी लेके आए, हमने मंसूबे बनाए, और फवाद रसूल साहब कह रहे हैं कि हमने भी पॉलिसीज लेके आए, करप्शन पे कंट्रोल करने की कोशिश की, जबकि हमने एक अभी हाल में रिपोर्ट आई थी उसमें करप्शन इन्हीं के दौर में ज़्यादा हुई है। आप ये देखें कि करप्शन का जो बाजार है वो गर्म ही रहा है, ये थम नहीं सका है। आप क्या कहते हैं कि पार्टीज़ को अपनी अपनी पॉलिसीज़ गिनवाने की बजाय पाकिस्तान के लिए क्या स्टेप लेना चाहिए जिससे पाकिस्तान आगे की तरफ जाए, ना कि पार्टीज़ आगे जाएं? देखें जी, ये बात तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि महंगाई इस वक्त आसमान को छू रही है और बुलंदी की इंतहा पर है। इससे पहले कम से कम मैंने तो किसी दौर में इस कदर तेज़ी से महंगाई होती है नहीं देखी। अब इसमें कोई दो राय नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर साहब चाहते हैं कि मैं कॉमन मैन को रिलीफ दूँ, वो भी चाहते हैं। अब मेरे पेशे रो मेरे प्यारे भाई फैज़ रसूल साहब ने अभी फरमाया कि हमारी जो है इंपोर्ट हमें कमी लेके आए हैं और एक्सपोर्ट में हमने बढ़ोतरी की है। बात ये यूँ नहीं है। इंपोर्ट तो आपकी दुनिया में सबके साथ इस वक्त बड़ा ही सोच समझ के इंपोर्ट किसी के साथ बड़ी ज़रूरत के तहत हो रही है, इसलिए आपकी जो है ना इंपोर्ट इस वक्त वो कम है आपको, लेकिन एक्सपोर्ट भी आपकी उस लेवल की नहीं है जिस पे इसको होना चाहिए था। हाँ, अगर आप ऐसी ट्रेड पॉलिसीज़ बना दें, आप एग्रीकल्चर पॉलिसी बना दें, आप फॉरेन पॉलिसी ऐसी कामयाब बना दें, ये बेस ऑन फॉरेन पॉलिसी, अगर आप अच्छी पॉलिसी और आपके रवाबत उन ममालिक से जो आपके ख़ास तौर पे ये इस्लामिक ममालिक जो है उनके साथ अगर आपके रिलेशन, आज इंडिया के रिलेशन हमसे बहुत बेहतर हैं,
कि इवन सऊदिया जो हमारा, जिनके साथ हमारा इतना होता था, गहरा ताल्लुक था, आज सऊदिया के साथ इंडिया का ज़्यादा गहरा ताल्लुक है कि इंडिया ने, सऊदिया ने हमारे से, हमें तो एक लॉलीपॉप दिया है और इन्वेस्टमेंट का, कि जबकि सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट उन्होंने इंडिया में की है। अब ये देखें कि किस तरफ हम जा रहे हैं। इसी तरह UAE, इसी तरह कतर में, इसी तरह आप सारे दीगर ममालिक के अंदर देखें। ईरान हमारा दूसरा घर होता था, अब वो उसके साथ इंडिया ने ऐसे मुआहदे कर लिए हैं कि अब वो अगर खुदा न खास्ता वार की सूरत हाल होती है तो जो है वो न्यूट्रल किरदार अदा करेगा, या तो वो इंडिया को सपोर्ट करेगा या न्यूट्रल किरदार अदा करेगा। इससे पहले उसने हमें सपोर्ट किया था, उस वक्त हमारे जो एसेट्स है सारे हमने ग्राउंड वहाँ पे किए थे, और उसकी वजह से हमारे, अदरवाइज हमारे पास बहुत मुश्किलात हमें होती। तो वो आज इसी तरह अफगानिस्तान के अंदर वो देख के क्या इंडिया का इन्फ्लुएंस किस तरह से बढ़ रहा है। हमें खुदारा ये मुल्क जो चलता है वो पॉलिसीज के ऊपर चलता है। जब तक कि आपकी एक स्ट्रांग फुटिंग के ऊपर पॉलिसीज नहीं होंगी, और ये मैं ज़रूर रिक्वेस्ट करूंगा प्राइम मिनिस्टर साहब से कि वो अपने वुज़रा है इनकी आप कैबिनेट मीटिंग के अंदर जब भी आप, बल्कि हर हफ्ते आप कैबिनेट मीटिंग का इजलास करें और उसके अंदर आप वुज़रा की कारकर्दगी उनसे पूछें कि आपने ये क्या किया। जब तक ये आप नहीं करेंगे, ये लिख लें। इस वक्त तो पहले भी हुआ था सर, आपने देखा नहीं था कि इमरान खान साहब ने पहले भी एक एक्ट पेश किया था, उसके ऊपर साइन भी करवाए गए थे वुज़रा से कि आप लोग अपनी कारकर्दगी रिपोर्ट पेश करें, लेकिन क्या हुआ अभी तक इमरान खान साहब तक कुछ भी नहीं पहुंच सका। यही बेटा, तो मैं यही कह रहा हूँ ना कि वो जो है आप इनके ऊपर सख्ती से अमल कराएं, इनसे आप हर हफ्ते की आप प्रोग्रेस लें वुज़रा से, और अपनी टीम को और एक्टिव करें। जब तक आप ये नहीं करेंगे ये पॉलिसीज नहीं बनेंगी, और तब तक ये मामला कॉमन मैन को रिलीफ नहीं मिल सकता, मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। उसके लिए बड़ा ज़रूरी है। और फिर ख़ास तौर पे जो माफिया है वो बड़ा ही इस वक्त बेलगाम हुआ है कि मुझे याद है कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने ऑयल की प्राइसेस को नीचे उसको लेके आए, कम की लॉकडाउन के दरमियान में, और माफिया ने धमकी दी और पेट्रोल की सप्लाई बंद कर दी। उन्होंने कहा कि हमने जो है वो मुआहदे किए हुए हैं, हमें तो ये लॉसेस होगा, ये होगा। ये नहीं होता कि जब मुआहदे उन्होंने सस्ते में किए, क्या वो ऑयल सस्ते करते हैं? नहीं करते। वो ऑयल प्राइसेस की उसकी कमी नहीं करते, और जैसे ही वो बढ़ता है प्राइसेस और वो बढ़ा देते हैं। तो ये उस वक्त तो मुआहदे नहीं उनको याद आते। अब ये माफिया को, शुगर माफिया है, आटा माफिया है, ये इन सब को, जब पेट्रोल माफिया है, अदवायात माफिया है, जब तक कि आप इनको कंट्रोल नहीं करेंगे, महंगाई अगर आप चाहेंगे भी कंट्रोल करना तो महंगाई कंट्रोल नहीं हो सकेगी। तो ये मेरी गुजारिश ये है प्राइम मिनिस्टर साहब से कि वो इसके ऊपर ज़्यादा कंसंट्रेट करें, और इनको जो है, आपने जब इस माफिया को हाथ डाल लिया और आप इनसे इसके चुंगल से आप निकल गए, तो मैं ही आपको लिख के देता हूं कि उस दिन आपकी फिर ये है कॉमन मैन के लिए उसको रिलीफ मिलना चाहिए, और पाकिस्तान को आप आगे लेके जी बिला शुक्र। यही कहना चाह रहे हैं मियां अब्दुल वहीद। मैं आप मियां अब्दुल तारिक महमूद साहब से और फवाद रसूल से आपसे एक सवाल करती हूँ कि हाल ही में हमने वाकया देखा जो कि पहले सेनेट इलेक्शन में जब इमरान खान साहब एतमाद का वोट हासिल करने गए तो वहाँ पे बाहर हमने देखा कि नून लीग की क़यादत जो सीनियर रहनुमा है, जिसमें शाहिद खान अब्बासी थे, मरियम औरंगज़ेब थी और साथ दीगर रहनुमा भी मौजूद थे, उनके साथ बदमज़गी का वाक़या पेश आया और इस पर एक्शन भी लिया गया। दूसरी जानिब अब हम देखते हैं कि शहबाज गिल साहब जब गए अदालत के लिए, आपको भी बुलाया हुआ था, तो उनके साथ भी बदमज़गी का वाक़या जो है वो पेश आया। तो पहले हमने देखे कि बयानात नून लीग पार्टी की जानिब से आए कि अगर हमें एक थप्पड़ मारोगे हम तुम्हें 10 मारेंगे और हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, हम भी पीछे नहीं हटेंगे। तो आज जब ये वाक़यात हुए, उस पर PTI की आदत ने अफसोस का इजहार किया था कि हमें नहीं पता था, जबकि वो भी एक उनके कारकुन की तरफ से हुआ था। यहाँ पे भी एक कारकुन ने उन पे शहबाज गिल साहब पे स्याही फेंकी है, अंडे मारे हैं। तो आप लोग कब से ज़ुबानी कलामी सियासत से हट कर ये अलमिया जो हमारी सियासत में है हाथापाई पे आ गए? क्या आप लोग दोनों क्या कहना चाहते हैं, क्या मौक़िफ़ देते हैं आवाम को कि ऐसा क्यों सियासत को रंग दिया गया?
जी मैं बिल्कुल मुत्फिक हूँ कि आपकी इस बात से कि एक मुल्क के अंदर बेहतरी आनी चाहिए और मुल्क के अंदर लोग असल, लेकिन क्योंकि ये हर एक किसी बंदे का ज़ाती इशू है, ये किसी बंदे का ज़ाती फेल है जिसने ये एक्ट किया, ये कोई प्रोमिनेंट लोग नहीं थे जिन्होंने एक्ट किया ये, तो ये हर बंदे की ज़ाती फेल था। यहाँ अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई लीडर ऐसा काम करता या नून लीग का कोई लीडर ऐसा काम करे तो फिर ये दोनों तरफ से काबिल मजम्मत है। लेकिन ये तो अब लीडरान को चाहिए कि सोच समझ कर बयान दें ताकि इसको हवा ना मिले, इसको बढ़ोतरी ना मिले, मुल्क के अंदर अमन रहे और इस एक मुल्क नई राह पर ना चल सके। हम हर उस जो किसी भी जमात के किसी बंदे के साथ कोई किसी की बेहुरमती की जाए हम उसके खिलाफ हैं और हम उसको कंडेम करते हैं और बड़े दिल के साथ हम चाहते हैं कि इस मामले के ऊपर हम जहाँ तक हो सकेगा हम इनके साथ भरपूर शरीक हैं, इनके साथ हैं, ये बैठ के कोई ऐसी पॉलिसी बनाएं। लेकिन क्योंकि ये एक जनरल पब्लिक की तरफ से ऐसा रिएक्शन है तो जनरल पब्लिक को रोकने के लिए इस मुल्क के अंदर एक अच्छी रवायात कायम करनी चाहिए और उसके लिए तमाम जमातों को भरपूर किरदार अदा करना चाहिए। देखिए फहद रसूल सर, आपको मैं ये बता दूं कि जो शहबाज गिल साहब के साथ ये वाक़या पेश आया, इस पे खुद हाई कोर्ट ने इस पे एक्शन ले लिया हुआ है। तो आप ये बताएं ना कि जब ये नून लीग पार्टी के साथ जब ये हुआ, जब मरियम औरंगजेब के साथ हुआ, शाहिदा खान अब्बासी के साथ हुआ, शाहिदा खान अब्बासी के बकौल उन्होंने खुद कहा कि ये वो करते हैं जो कमज़ोर होते हैं। तो सियासत में जब आप हारने लग जाते हैं आप ऐसे हरबे इस्तेमाल करते हैं। जिस तरह आपने भी कहा ये कोई आम कारकुन था, जिसने आम शहरी था, जिसके जज्बात ऐसे थे, जिसने ऐसा किया। तो जब बयानात आए जिसमें थप्पड़ थपेड़ मारने की बातें की गई तो नून लीग सरकार ने भी कहा कि हम तो जवाबन करेंगे और अब ये हो भी गया। क्या आप लोग अपने आप को महफूज समझते हैं? देखिए जी, मैं फिर बता रहा हूँ कि हमें अच्छी रवायात कायम करनी चाहिए। दुनिया बड़ी तरक्की कर गई हुई है और हमें एक अच्छा उसका जनरेट करना चाहिए माशरा। आप देखें ना कि हमारे यहाँ जो टॉक शोज़ हो रहे होते हैं, टॉक शोज़ के अंदर मुख्तलिफ प्रोग्राम्स के अंदर प्रोड्यूसर्स की भी रिक्वायरमेंट होती है कि जनाब ये आपस में गुत्थम गुत्था हो जाए। मैं समझता हूँ कि हम सारे सिविलाइज्ड लोग हैं और हम यहाँ बैठे हुए हैं और एक बड़े आपके सामने ये प्रोग्राम कर रहे हैं। हमारे ये मियाँ तारक साहब बैठे हुए हैं, इनका ताल्लुक नून लीग से, मेरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है। मियाँ साहब एक अच्छे सिटीजन है, तजियाकार हैं। हमारे यहाँ पे हम सारे एक अच्छे अंदाज से बात कर रहे हैं। इसी अंदाज से इसी चीज़ को प्रमोट करना चाहिए और ये दोस्त हमारे साथ हैं और हम इस चीज़ के, मेरा ख्याल है कि हम तीनों में से कोई भी इस चीज़ का ख्वाहिशमंद नहीं है कि हम किसी के साथ बदतमीजी करें और बदतमीजी को प्रमोट करें। हम हर उस फोरम पे इसको कंडेम करते हैं कि जो लोग ये काम को पर हवा देते हैं और जो लोग इस काम को करना चाहते हैं। ठीक है मियां तारिक महमूद साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? क्या तरबियत का फुकदान अब सियासतदानों में भी आ गया? मैं आपसे बड़ी जो पार्लियामेंटेरियन हैं, मुझे अल्लाह ताला ने बड़ा मौका दिया। मैंने पाकिस्तान के अलावा भी तकरीबन जहाँ जमहूरियत है तमाम मुल्कों की असम्बलियों में गया हूँ जी। सबसे पहली बात तो ये है कि ये बैठे हुए हैं मेरे भाई। पिछली दफ़ा मियाँ महमूद रशीद साहब पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर थे जी। और आज की सूरत हाल देख के मैं ये कहता हूँ कि राना इकबाल ने एक दिन भी इजलास शुरू नहीं किया जब तक अपोजिशन राज़ी हो, आके बैठे, उनके मुतालबे माने जाएं और फिर उसके बाद इजलास शुरू होता था। आज जो स्पीकर साहब हैं परवेज़ लाई साहब, जिनको खुद ही इमरान खान साहब कहते हैं कि ये पंजाब का सबसे बड़ा डाकू है, जब डाकू स्पीकर बन जाएगा तो फिर उसका हशर क्या होगा? और जो उनका सेक्रेटरी है उससे बड़ा डाकू है। मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि एक रवायत कायम करनी चाहिए थी। इमरान खान साहब ने जब इत्माद का वोट लेना था, अपोजिशन वॉकआउट कर गई थी, स्पीकर को चाहिए था, कहता जी कल अपोजिशन आएगी तो हम इजलास शुरू करेंगे। अगर पार्लिमानी रवायात को सामने रखा जाता तो उन्हें बुलाते, उन्हें कहते कि आके हाउस में बैठे और उनकी मौजूदगी में वो वोट लेते। अब इसके बाद मैं आपको बताता हूं कि गवर्नमेंट इनकी है और पार्लियामेंटेरियन मेंबरान नेशनल असेंबली, एक्स प्राइम मिनिस्टर, उनको नेशनल असेंबली के बाहर उसी अहाते में उनके साथ ये ज्यादती होती है तो उसका नोटिस अपोजिशन ने लेना है या गवर्नमेंट ने लेना है? अख्तियारात गवर्नमेंट के पास हैं। ये जानबूझ के इन्होंने करवाई है और बदतरीन रवायत इन्होंने रखी है। मैं समझता हूं कि ये तो पार्लियामेंटेरियन है, हमें अपनी सोसाइटी में इस बात को साबित करना चाहिए। पाकिस्तान का म्यार, पाकिस्तानी कौम का म्यार उस वक्त बढ़ सकता है जब हम एक दूसरे का एहतराम करें। और ये सबसे पहले ये रवायत असेंबली पार्लियामेंटेरियन को करनी चाहिए। और वहां पे जो फेडरल गवर्नमेंट थी वो शाम तक नोटिस लेती तो फिर ना मरियम को कहना पड़ता ना किसी और को कहना पड़ता।
ये तो नहीं ये जिधर मर्जी जो मर्जी करते। मेरे साथ एक वाकया हुआ है गुजरात में, क्या हुकूमत ने किया? हुकूमत ने किसी ये सोच लिया हुआ है कि हमने हर किस्म की अपोजिशन के साथ ज्यादती करनी है, हमने इंसाफ सिर्फ अपनी मर्जी से देना है किसी को। ये हुआ तो फिर हर जगह पे ऐसा ही हो गया। ये रवायत हुकूमत ही कायम कर रही है। अगर वहां पे इंसाफ होता, शाम तक तमाम उन लोगों को जिन्होंने ये ज्यादती की है उनको अरेस्ट करके उनके खिलाफ FIR दे के खुद, चूंकि ये मैं समझता हूं कि ये जो स्पीकर था नेशनल असेंबली का वो कस्टोडियम था उसका, और हमेशा कस्टोडियम नोटिस लेता है अपोजिशन लीडर के, अपोजिशन में किसी मेंबर के साथ ज्यादती हो वो तरीके इस्तकाक पेश करता है। और ये जो कुछ हुआ है इसकी जिम्मेदार हुकूमत है। और जो लाहौर का वाला वाकया है, मैं कहता हूं ऐसा हमें कभी भी नहीं करना चाहिए। ठीक हो गया सर। जावेद लतीफ के बयान पे आप क्या कहेंगे, मुतनाज़ा बयान जो उनका आया था? जावेद लतीफ साहब का अपना अपना हर का एक का पॉइंट ऑफ व्यू होता है जी। उन्होंने किस सेंस में बात की है ये एक देखें, जब किसी को रहने नहीं दिया जाएगा, जगह तंग कर दी जाएगी, जो मरियम नवाज शरीफ के खिलाफ एप्लीकेशन नैब ने दी है कि इनकी जमानत कैंसिल करें, किसके कहने की दी है? आप तो मुस्तरद होगी। अभी मुस्तरद नहीं, वो अभी तो तारीफ पड़ी है ना। लेकिन तो मैं कहता हूं जो कुछ ये कर रहे हैं, ये जिस तरह उकसा रहे हैं लोगों को, जिस तरह गवर्नमेंट को ये इस्तेमाल करना चाहते हैं और फिर कहते हैं हमारी गवर्नमेंट बात नहीं मानती। बयान देना फिर जायज है क्या आपकी नजर में? मैं ये गुजारिश करता हूं, देखें वो एक नेशनल असेंबली के मेंबर हैं जी। जो नेशनल असेंबली का मेंबर है उसको 4-5 लाख की आबादी उसे सपोर्ट करती है जी। लेकिन देखने वाली बात सिर्फ ये है कि आपने देखना है कि हर आदमी असेंबली में भी खड़ा होकर अपनी बात कर सकता है और वो उसका अपना नुक्ता नजर हो सकता है। मैं तो सिर्फ ये कहता हूं, मेरी अपनी राय है, मैं समझता हूं कि पार्लियामेंटेरियन जो है एक दूसरे की इज्जत करनी चाहिए और करवानी चाहिए। इस हाउस का, नेशनल असेंबली का, पंजाब असेंबली का, चाहे वो मेंबर पंजाब असेंबली का हो चाहे वो एक्स हो, इन्हें इस बात को बिल्कुल मुकम्मल तौर पे उनका जो है एहतराम करवाना चाहिए। ठीक है। अगर आज नहीं करेंगे तो फिर आज तो ये ऊपर जाएंगे, कल नीचे भी जाएगी। जिस तरह फैज रसूल साहब ने कहा, सबको चाहिए कि अपने जज्बात के ऊपर काबू रखें और जो लोग इस तरह का काम करते हैं उन्हें रोकें। ठीक है फवाद रसूल साहब, आप बताएं कि PTI की जानिब, कारकुनों की जानिब से जावेद लतीफ के खिलाफ जो है वो अभी भी एहतजाज जो है वो जारी है, वो मुजाहिदे भी कर रहे हैं। आप कैसे देखते हैं कि इस तरह का मुतनाज़ बयान, उसके बाद जिस तरह अभी मियाँ तारिक महमूद सर ने कहा कि ये बयानात उनके नज़रिया, उनका एक पॉइंट ऑफ व्यू था, क्या देना इस तरह का बयान अवाम में इंतशार फैलाने के मुतरादिफ नहीं है? देखिए जी, बिल्कुल मैं तो बता रहा हूँ पाकिस्तान तहरीक साहब ने एहतजाज किया, उस पर एहतजाज करना हर पार्टी का हक है। अगर कोई भी बंदा मुल्क की सालमियत के खिलाफ गुफ्तगू करेगा तो उसके ऊपर एहतजाज करना चाहिए, ना कि उसके ऊपर मारपीट करनी चाहिए। तो बस यही मेरा एक मैसेज है एक पब्लिक को भी कि आप एहतजाज करने का हक तो रख सकते हैं लेकिन आप मारपीट का हक नहीं रखते। आप उसके लिए हुकूमत का काम है कि हुकूमत एक्शन ले और ऐसे गद्दारों को कैफे किरदार तक पहुँचाए। ठीक है। मियाँ अब्दुल रहीम साहब, आप क्या देखते हैं जावेद लतीफ के बयान के हवाले से कि आपने अभी दोनों पार्टी के बयानात सुने, इनके मौक़िफ़ भी सुने कि ये कह रहे हैं कि हम इन चीज़ों को नहीं समझते कि ये होना चाहिए। आप क्या देखते हैं कि हमने पहले भी देखा जब नवाज शरीफ साहब ने PDM की तहरीकों में अपने जलसों में ऐसी बातें की हैं, उन्होंने ऐसे बयानात दिए हैं कि वो हमारे लिए वो मुल्क दुश्मन, आप एक तरह से देख लें उनके बयानात थे और उनका नज़रिया भी ऐसा था, उस पर भी कुछ इतना ख़ास एक्शन नहीं हुआ। आप क्या देखते हैं कि ये जो एक चल रहा है रसूम, और ये एक रसूम भी बना ली है ना, रस्म ही बना ली गई है कि बोलो उसके बाद कह देना, उस तरह से नहीं कहा, पॉइंट ऑफ व्यू कुछ और था। आप क्या देखते हैं कि पाकिस्तान अवाम को जो है बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, उनके जज्बात के साथ खेला जा रहा है? जी बिलाशुबा ये जो बयानात है और ये बयानबाजी और फिर इदारों के ख़िलाफ़ बयानबाजी या वतन अज़ीज़ के ख़िलाफ़ बयानबाजी किसी भी तरह से ये ठीक नहीं है और इसको ज़रूर इसके ऊपर कंट्रोल होना चाहिए। ये हमारे अपने इदारे हैं, वतन हमारा अपना है। अगर ये वतन है तो हम हैं, खुदा न खास्ता इसका अगर कुछ होता है तो हम कहाँ खड़े हैं। तो आज हम ख़ास तौर पे अपनी अफवाज पाकिस्तान के ऊपर तो हमें ज़रा भी उंगली नहीं उठानी चाहिए और इससे तो इज्तनाब हमें करना चाहिए। और रहा अब ये जिस तरह से ये बड़ी जमातों के अंदर से ये एक रवायत चाल निकली है कि ये अंडों का फेंकना, स्याही का फेंकना, ये इंतहाई अफसोसनाक अमर है और इससे भी हमें इज्तनाब करना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए और इससे इस तरह कारकुनों के अंदर इश्तियाल दिलवाने के लिए और ख़ास तौर पे लीडरशिप को तो बड़ा ही एहतियात के साथ काम लेना चाहिए
और मेरे पेशे रोज जिस तरह से मेरे मुअज़्ज़ज़ अरकान दोस्तों ने ये फरमाया है कि ये मामलात को हुकूमत की ज़्यादा ज़िम्मेदारी है और हुकूमत को इसे पहले आगे बढ़ के इसका जो है इसके ऊपर कंट्रोल करना चाहिए और फिर उसके बाद अपोजिशन को भी इसके ऊपर इससे इज्तनाब करना चाहिए कि ये मामलात नहीं ऐसे होने चाहिए कि जो जिससे हमारे मुल्क को और हमारे इदारों को हो। और एक बात मैं और ज़रूर करना चाहता हूँ, वो बलूचिस्तान के हवाले से बात करना चाह रहा हूँ। वहाँ पे बड़ी बदअमनी है, वहाँ पे मामलात बहुत सारे नज़र नहीं आ रहे कि वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल जो है वो उस तरह से ठीक नहीं है। इसके ऊपर भी गवर्नमेंट को और ख़ास तौर पे प्राइम मिनिस्टर साहब को इसका नोटिस लेना चाहिए और देखना चाहिए कि हमें जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं कि उनके अंदर से कोई खराबी तो नहीं है। और फिर जो हमारे दुश्मन जो है इस वतन अजीज़ के जो दुश्मन हैं उनकी जो उसके अंदर से इससे भी पहले वो निकली है पिछली हुकूमतों के अंदर भी और मौजूदा हुकूमत ने भी देखा है कि इसमें इंडिया की बड़ी इन्वॉल्वमेंट है और वो चाहता है अनरेस्ट रहे इस मुल्क में। और हम जो है इसके अपनी इसको खुदा न खास्ता इसको तबाह और बर्बादी की तरफ इसको लेके जाया जाए तो उनकी बड़ी ये कोशिश है। तो हमें ये इसके ऊपर देखना चाहिए और लॉ एंड ऑर्डर की खास तौर पर सूरत हाल को वहाँ पे देखना चाहिए। तो और जरूरत है इस वक्त के भी कि लॉ एंड ऑर्डर को देखना चाहिए। लेकिन अगर हम दूसरी जानिब देखें तो वज़ीर आला बलूचिस्तान का वज़ीर आज़म को खत गया है, उन्होंने उसमें सिर्फ ये मुतालबा किया है कि यहाँ पे रोड्स नहीं तामीर हुई हुई, वो तो चाहते हैं कि सड़कें बन जाएं। जी बिलाशुबा वहाँ पे जो है वो उनका रोड इंफ्रास्ट्रक्चर भी उसका बेहतर होना चाहिए क्योंकि जिस तरह से हमने बनाई है दूसरे सूबों के अंदर डेवलपमेंट की है। बलूचिस्तान एक बहुत बड़ा रकबे के एतबार से बहुत बड़ा वो सूबा है, हमारा सबसे बड़ा सूबा है। तो इसके ऊपर हमें काम करना चाहिए। वो बल्कि वफाक को ये चाहिए कि वो अपने कंट्रोल में लेके और वो डेवलपमेंट करे। बाज़ दफ़ा ये हो रहा है कि सूबों के अंदर आप फंड्स देते हैं और वो फंड्स जो है उसमें खुर्दबुर हो रहा है, वो तो उस तरह से नहीं वो चल रहा। तो वो आपके पास इदारे भी हैं, आप उन इदारों के तहत के उसके ऊपर काम करें और जो है उसका रोड इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको बेहतर कर दें। उससे फिर आपकी तरक्की जो है वो वाकई ही काफ़ी होगी। तो ये मैं यह चाहता हूँ। तो ये आप मामलात को इसको मद्देनज़र रखते हुए इसके ऊपर कंट्रोल करना चाहिए। और ये जो मामलात हैं बलूचिस्तान के ऊपर बड़ा ही हसास मामला है हमारा वहाँ पे और उसको हमें ज़रूर उसके ऊपर गहरी निगाह से हमें देखना चाहिए और अमली इक़दाम करने चाहिए। ठीक है फवाद रसूल साहब, आपसे पूछना चाहूँगी कि अभी एक रिपोर्ट भी आई है कि 10 बड़े शहरों में जो है वो चीनी की कीमत जो है वो 100 रुपये के किलो से ज़ायद हो गई है। अभी तो रमज़ान मुबारक की आमद होने वाली है लेकिन अभी थोड़ा सा टाइम रह गया है। तो उस्मान बुज़दार साहब ने कह दिया कि 2018 के निर्खनामों के तहत ही हम आगे की पॉलिसीज़ आपको देंगे जिसमें आपको महंगा जो अशिया खुर्दनोश है जिसमें उन्होंने बेसन का कहा है, खजूर का कहा है, दालों का कहा है कि वो 2018 के निर्खनामों पे ही मिलेंगी। तो आप ये बताएं ना कि आप लोग सस्ते, उन्होंने कहा हम बाजार भी लगाएंगे और 313 रमज़ान बाजार लगाएंगे, वो 60 रुपये किलो वो चीनी देंगे। तो ये जो जितने भी उन्होंने बयान दिए इस पर अमल दरामद होगा भी कि नहीं, आवाम को सहूलत फराहम होगी भी कि नहीं? जी इंशाल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लास्ट टाइम रमज़ान के महीने में भी बहुत सी चीज़ों को प्राइस पे प्रोवाइड की और अब हमारी क्योंकि बड़ी अच्छी प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ बड़ी फ़ाल हैं और इंशाल्लाह उसके ऊपर भरपूर अंदाज से कंट्रोल होगा। और जो स्पेशल बाज़ार लगाए जा रहे हैं उनके अंदर स्पेशल हुकूमत ने कोशिश की है कि उनको अच्छी क्वालिटी की और आसान उसकी कम प्राइस पे चीज़ें प्रोवाइड की जाएं और इंशाल्लाह हुकूमत उसके ऊपर पूरा भरपूर अंदाज से अमल तारीख में मुझसे भी जानना चाहती हूँ सर। देखिए अभी मैंने आपको बताया कि 10 बड़े शहरों में जो है वो चीनी की कीमत जो है वो 100 रुपये से ऊपर हो गई है। तो अभी जिस तरह फवाद रसूल साहब कह रहे हैं कि नहीं हम कंट्रोल करेंगे, सस्ते बाजार भी देंगे रमज़ान मुबारक में, आपके कहते हैं महंगाई तो कंट्रोल हो नहीं रही है, क्या ये इस पर कर सकेंगे? कहता हूँ 3.25 साल में तो ये कंट्रोल कर नहीं सके जी, तो अब रमज़ान में ये कैसे करेंगे जी? ये वो बातें करते हैं जो कर ही नहीं सकते। शेख रशीद ने कितनी बेहतरीन रेलवे को चलाया और वो वजीर दाखिला बन गया। आप देखिए PIA का बेड़ा किसने गर्क किया, इनके होते हुए गर्क हुआ। हमारा हिस्सा जिसको कश्मीर हम शाहराग समझते थे उसके हालात देख रहे हैं। मैं कहता हूँ सिर्फ एक बात, आज भी तमाम इदारे अपनी अपनी हदूद में रहें, जो उनका काम है वो करें। ठीक हो गया। वो अगर कोई अदारा
वो दूसरों को चलाने की कोशिश करेगा, ना अपना काम करेगा, ना कोई और काम करेगा। ठीक हो गया। और मैं समझता हूं आज सूबे के लॉ एंड ऑर्डर के हालात, मैं अपने डिस्ट्रिक्ट की बात करता हूं, इतने कत्ल हो चुके हैं इन पौने 3 सालों में, हिसाब करें तो पिछले 10 साल भी नहीं। वहां लॉ एंड ऑर्डर की हालत इतनी खराब है कि यकीन जानिए, और इन्वॉल्वमेंट इतनी है कि ये SHO लगा दें, इसको लगा दें। यहां CM हाउस में जो कुछ होता है खुदा जाने आज तक ऐसा नहीं हुआ। और मैं तो सिर्फ ये कहता हूं कि देख लेते हैं इनके ये भी दिन। आज इन्होंने भाई ये 100 दिन वाले ही है ना, ये वही है ना जो 50 लाख घर बनाते थे, करोड़ नौकरी देते थे, ये PIA को बेहतर करना था, स्टील मिल इन्होंने नहीं छोड़नी, इन्हें कितना टाइम चाहिए। देखे 25 अरब डॉलर हमने कर्जा लिया, और मैं मनसूबे गिनूं तो आप देखिए उतारे भी तो है इमरान खान साहब ने। इमरान खान ने कौन से उतारे? 20 अरब डॉलर के कर्जे उतार दिए। मैं कहता हूं हमने कर्जे भी उतारे, इस मुल्क को संवारा। आज देखें अगर CPEC आज मियां नवाज शरीफ आज तक होता, ये CPEC वो CPEC का मंसूबा था, आज पाकिस्तान ने बहुत आगे चले जाना था जी। आज पाकिस्तान जिस तरह तरक्की कर रहा था, ना पाकिस्तान के ऊपर कर्जे रहने थे, ना बेरोजगारी रहनी थी, ये मुल्क खुशहाली की तरफ जा रहा था। ये मुल्क की बदकिस्मती है कि यहाँ इतनी इन्वॉल्वमेंट हुई और ये लोग बरसर इक़्तिदार आए, इन्हें लाया गया सिलेक्टेड लोगों को। आज मुल्क का हाल देख लें। आज मुल्क में PDM इंशाअल्लाह ताला इलेक्शन की तरफ लेके जाएगी, जनरल इलेक्शन होगा, और वो लोग जो मुल्क को चला सकते हैं वो बरसर इक़्तिदार आएंगे और मुल्क साहब बेहतरी करेंगे। यही जो रवायात इलेक्शन से पहले इलेक्शन करवाने की रवायत अगर रहेंगी तो ये अनरस्ट डेवलप रहेगा और ये मुल्क के अंदर बेहतरी नहीं आएगी। मैंने फिर वही बताया कि जो 3 सालों का जो बर्डन था, फाइनेंशियल बर्डन, अब उसका टाइम गुजरने वाला है। अब बाकी जमातों को नजर आ रहा है कि बेहतरी आ जाएगी और कर्जों से जान छुट जाएगी। अब वो अपना भरपूर अंदाज से कोशिश करेंगे कि वो इलेक्शन दोबारा करवाएं और असम्बलियों से इस्तीफा दें। लेकिन मैं भी इधर ही मौजूद हूँ, ना ये इस्तीफा देंगे ना हमें सड़कों पे आ सकते हैं। 100 दिन और चाहिए आपको, 100 दिन में कुछ कर लेंगे। 100 दिन और चाहिए आपको, पब्लिक इनके साथ है। देखें जी, जिस तरह से डे फर्स्ट में ये हुआ था कि अपोजिशन ने गवर्नमेंट की तरफ हाथ बढ़ाया था कि हम इस मुल्क की इकॉनमी ठीक करने के लिए हम आपके साथ हैं, और अपोजिशन की सारी जमातों ने ये किया था। उस वक्त तो हमने उनका हाथ झटक दिया था। आज फिर मैं ये कहता हूँ कि इस मुल्क की तरक्की के लिए अपोजिशन को भी अपना किरदार अदा करना चाहिए और गवर्नमेंट को भी, और गवर्नमेंट के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी होती है। गवर्नमेंट को आगे बढ़ के उनको जो है ना वो आप सीने से लगाना चाहिए। उनकी प्राइम मिनिस्टर सबका प्राइम मिनिस्टर होता है, वो एक जमात का प्राइम मिनिस्टर नहीं होता, उसकी बड़ी जिम्मेदारी है। पहले आप जब अपोजिशन में थे आपका वो तर्ज साहब आपको ये बात जेब नहीं देती। हमने मौलाना अब्दुल गफूर हादी साहब को ऑफर किया कि डिप्टी चेयरमैन, ये कौन सी बात कर रहे हैं? हमने तो प्रमोट किया, ये आपने बातों को किया, ये कौन सी बात? हमने हमेशा अपोजिशन को सपोर्ट किया। ये आप ऐसी बातें कर अभी तो अपोजिशन का एजेंडा ये नहीं है साहब, जो अपोजिशन के साथ आपने किया इस दुनिया में किसी ने नहीं किया। चाहती है और वो ट्रैक पे चलना नहीं चाहती। मियां साहब आप भी इनके साथ शामिल हो गए हैं, आप थोड़ा सा रियलिस्टिक बातें करें। रियलिस्टिक की बातें कर रहे हैं, आपने बोलने दी, पहले उनका मौक़िफ़ तो आने दें। बात ये है कि मौका भी गलत दे रहे हैं वो। नहीं जी, मौक़िफ़ आपकी नजर में ये गलत है ना, चूंकि मैं जो वो बता रहा हूँ जो होता है, जो हकीकत है। ये किस टाइम पे आप बढ़ाया था मुझे बताइएगा, किसने बढ़ाया था, किसका बयान था, किसका बयान था ये? मैं आपको बता बयान किसका था? मैं आपको बता देता हूँ। पहले दिन में ही शहबाज शरीफ साहब ने, जब पहला इजलास था, शहबाज शरीफ साहब ने और आसिफ अली जरदारी साहब ने ये गवर्नमेंट को ऑफर किया था कि हाथ बढ़ाओ और हमारे ऊपर केस ना चलाओ। कोरोना वायरस में शहबाज शरीफ बाहर से नहीं आया, मैं आपके साथ काम कर रहा हूँ। मैंने तो अपने वो देखा, जो हकाइक देखी उसमें बात कर रहा हूँ जी। ठीक हो कि नाज़रीन, आपने मेरे मौजूद मेहमानों के पॉइंट ऑफ व्यूज जानिए। इसी के साथ मुझे इजाजत दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।